आइए प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और चेहरा पे मत जाइएगा कि छोटा कुछ पढ़ाएगा नहीं, बहुत कुछ पढ़ा देंगे, देखिएगा आराम से। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सबसे पहले संख्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, फिर पद्धति के बारे में समझते हैं। ठीक है, आराम आराम से समझेंगे और सही से देखिएगा। संख्या जो होता है, संख्या के समझने से पहले अंक के बारे में जानना जरूरी है। अंक होता क्या है? तो बोलता है ना बाबू, अंक होता कौन कौन है? तो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव पद्धति। ठीक है, हम लोग को दशमलव पद्धति में यही अंक होता है, यानी 1 0 से लेकर के 9 तक जो होती है वही अंक होती है। और अंक की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। चलिए, बोलता है कि जो अंक होता है, ध्यान से देखिएगा, अंक अकेले होता है। अंक अकेले होता है, ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से। अकेले रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसको बोलेंगे कि अंक है। क्या है? अंक है। और संख्या भी बोलते हैं। संख्या कब बोलेंगे? ये तो अंक हो गया। संख्या कहते किसको है? तो संख्या बोलता है ना कि एक से अधिक अंकों को मिला करके किसका निर्माण होता है? संख्या का। अधिक अंक को मिलाकर के संख्या का निर्माण होता है। मिलाकर संख्या बनाया जाता है। क्या बनता है? तो संख्या बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोले बाबू कि एक क्या है, तब एक आप बोलिएगा कि यह एक संख्या है। क्या चीज है? एक संख्या है। अगर बोलेंगे, पूछे कितने अंक की संख्या है, तो एक अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या है? एक अंक की। यानी कहने का मतलब कि जो एक है इसको संख्या बोलेंगे और अंक भी बोलेंगे। अगर हम वही बोले 11, 11 क्या है? तो एक संख्या है। क्या चाहिए बाबू? तो संख्या है। कितने अंक की है? तो 2 अंक की। ध्यान से समझिए, यही अंक और संख्या में अंतर समझा रहे हैं। संख्या तो 11 एक ही है, लेकिन कितने अंक की है? तो 2 अंक की संख्या है। यहाँ पे एक अंक की संख्या था, इसको अंक भी बोलते तो चलता, संख्या भी बोलते तो चलता, लेकिन इसको अंक अब नहीं बोलेंगे। काहे कि एक से अधिक हो गया, ये अकेले थोड़ी है, एक के साथ एक है, 2 बार एक आया हुआ, अकेले नहीं है, इसीलिए इसको संख्या बोलेंगे। लेकिन अंक बोलेंगे कब? बोलेंगे 2 अंक की है। कितने अंक की है? 2 अंक की। अगर हम वही बोले 143, क्या है सर? तो बोलिएगा कि 143 एक संख्या है। कितने अंक की है सर? तो एक नहीं, 3 अंक की। कितने अंक की? तो 3 अंक की एक संख्या है। अब हम वही बोले कितने अंक की संख्या है, तो एक संख्या, सिर्फ एक ही संख्या भी है, एक संख्या। कितने अंक की है? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने अंक की है? 5 अंक की। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बोले कि 2, 3, 4, 5, 6, बोलिएगा कितनी संख्या ये है? तो क्या संख्या? एगो संख्या, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो संख्या है। 5 संख्या है। कितने कितने अंक की? तो एक एक अंक की 5 संख्या है। उम्मीद करते हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अंक और संख्या में क्या अंतर है। अगर हम बोले कि 42, 44, 2, 9, 743, बोले कितनी संख्या है?
तो आप गिनिएगा कि वो 1 2 3 4 5 संख्या, कितनी संख्या टोटल? तो 5 संख्या है। अब यहाँ पे आपको अंक बोलने में कितने अंक की है, कितनी संख्या सर ये? तो 5 संख्या है टोटल। अब 5 संख्या ये है, लेकिन आपको यहाँ पे अंक गिनने में कंफ्यूजन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अंक कोई बोलेगा 2 अंक नहीं, ये तो 2 अंक तो ये दोनों है, ये वाला 3 अंक है, ये 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो ये वाला 2 अंक है, ये 3 अंक है। 3 अंक बोलेंगे तो फिर बोले 3 अंक कैसे है, वो ये है 1 अंक है, ये 2 अंक है। कंफ्यूजन हो गया या नहीं हो गया? तो इसको यहाँ पे अंक को नहीं बढ़िया से समझा सकते हैं, अंक को समझाना होगा तो बोलेंगे 1 अंक की संख्या भी है, 2 अंक की संख्या भी इसमें है और 3 अंक की भी संख्या इसमें है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा बोल देखिए इधर, अगर हम बोले 0.3 क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। कितने अंक की संख्या है? तो 1 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की। कैसे 1 अंक की है? तो आप जिसको देखिएगा कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा है, 0 से जब बड़ा हो गया तो संख्या में आ गया। अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि 0 को हम संख्या नहीं बोलते हैं, 0 को अंक बोलते हैं, संख्या नहीं बोलते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो 0.3 कितने अंक की है? 1 अंक की। 1.2 कितने अंक की संख्या है? तो 1 ही अंक की संख्या। यहाँ पे कितना अंक है? 1 अंक है। यहाँ पे कितना अंक है? 1 ही अंक है। ऐसे भी जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है शुरुआत में कितने अंक है, तो 1 अंक है, इसीलिए 1 अंक की संख्या है। अगर हम बोले 11.342 कितने अंक की संख्या है, तो कितने अंक की संख्या है? तो 2 अंक की संख्या है। वास्तविक संख्या यहाँ पे होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। दशमलव के इधर मत देखिए, जो संख्या यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम बोले 144.3469552 कितने अंक की संख्या है, तो 1 2 3 अंक की। कितने अंक की संख्या है? तो 3 अंक की संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से उम्मीद करते हैं कि संख्या और अंक में अंतर कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब बोलता है कि संख्या अंक किसको कहते हैं, तो अंक 0 1 2 3 4 5 6 8 9 को अंक बोलते हैं, और संख्या एक अंक या एक से अधिक अंक को मिला करके किसका निर्माण किए हैं, तो संख्या का हम निर्माण किए। यही संख्या और अंक में अंतर है। अब हम बात करते हैं संख्या के भेद पे, यानी संख्या को कैसे कैसे बांटा गया है। चलिए चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं संख्या को। संख्या को समझते हैं। जो संख्या है ना बाबू, उसको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया, कैसे कैसे बनाया गया। जब शुरुआत के समय था, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो संख्या को गिनना ऐसे नहीं शुरू किए थे कि √2 है, √5 है, √7 है, आधा है, पौन है, सावा है, 1.5 है, 2.5 है या 2.5 है, ये सब को गिनना वैसे शुरू नहीं किए थे। शुरुआत कैसे किए थे, जैसे आप भी बचपन में थे, NC-LKG क्लास में होंगे तो आपके सर बोले होंगे कि बाबू गिनती शुरू करो, तो 1, उसके बाद 2 शुरू किए होंगे, 3 4 5 इस टाइप के शुरू किए होंगे। उसी टाइप से हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पहले किसको गिने, पेड़ पौधे पहाड़, वहां पे कोई स्लेट या पेंसिल पेन बोर्ड नहीं था, वो पेड़ को गिनते थे। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, ऐसे ही 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, 4 पहाड़। वैसे 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, यानी पहले शुरुआत में क्या करना सीखे थे, वो गिनती गिनना सीखे थे। क्या करना सीखे थे, गिनती गिनना सीखे थे। यानी सबसे पहले क्या किए, तो गिनती वाली संख्या को निर्माण किए। किसका निर्माण किया, सबसे पहला काम किया किए तो गिनती गिनना शुरू किया। गिनती वाली संख्या, कौन वाली संख्या, गिनती वाली संख्या। जो गिनती वाली संख्या का निर्माण किए सर, जो गिनती वाली संख्या वो किस चीज से किए थे, तो प्राकृतिक वस्तुओं को देख करके। उस समय ना कोई कृत्रिम वस्तु था, पंखा नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं था, ये सब नहीं था, प्राकृतिक वस्तु था।
इसीलिए इसका नाम गिनती वाली संख्या का निर्माण किए और उसका नाम क्या दे दिए, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, किताबी कीड़ा मत बनिएगा, आराम आराम से समझते चलिए, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर, द नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, यानी यही से हुआ प्राकृतिक संख्या का निर्माण। अब जब जीरो का खोज हो गया, जीरो का खोज हो गया, तो गिनती वाली संख्या कौन कौन हो गया, तो एक, इसका एग्जांपल लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया गिनती वाली संख्या, नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, दूसरा काम हुआ, जीरो का खोज किया। अब यहाँ पे तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जीरो के खोज तो आर्यभट्ट किया था, आर्यभट्ट किया, तो आर्यभट्ट तो खोज इधर किया, तो रावण के 10 मूल कैसे था, क्वेश्चन तो हो गया। माँ दुर्गा के 10 हाथ कैसे था, वो कैसे लिखाता था 10 हाथ, तो बाबू 10 जो शुरुआत में था ना, वो ऐसे नहीं लिखाता था, ऐसे लिखाता था, पहले वर्ड में संख्या ऐसे शब्द में लिखाता था, द असल 10, ऐसे 10 मूली था या 10 हाथ था, ऐसे 10 मूली या 10 हाथ न था। समझ में आता गया, चलिए अब आइए दूसरा काम हुआ, जीरो के खोज हुआ। तो अब का काम किया ना कि जीरो जो प्राकृतिक गिनती वाली संख्या थी, यही गिनती वाली संख्या उसका किसको शामिल कर दिया, जीरो को शामिल कर दिया। यानी गिनती वाली संख्या का किसका निर्माण कर, जीरो क्या लगा दिया, जीरो। तो अब यहाँ पर संख्या पूर्ण हो गई, क्या हो गई, पूर्ण हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, तो पूर्ण संख्या दे दिया। कौन संख्या दे दिया, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। अब आदमी इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, तका काम किया, गया होगा ऐनक उनक सामने आ गया होगा, तो एनो पट्टी परछाई बना होगा कि नहीं। अगर मान लो कि अगर हम किसी दर्पण या फिर ऐनक या शीशा के सामने खड़ा होते हैं, तो हमारा परछाई या छाया क्या बनता है, उसमें बनता है। वैसे ही नंबर को यहाँ पे ला दिया होगा मिरर के सामने, तो यहाँ पे सब नंबर इन्हें दिया आ गया होगा। तो अब बोला कि यहाँ पे जीरो के सामने मिरर रख दिया, तो एक कल्पना किया हुआ नंबर इसमें आ गया। क्या किया हुआ नंबर आ गया, कल्पना किया हुआ नंबर, माइनस वाला जितना आ गया, तो इसको नाम दे दिया माइनस वाला संख्या। कौन वाला संख्या, माइनस। और जो माइनस वाला संख्या होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक। और जो प्लस वाला संख्या होता है उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर और धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर। यानी जो संख्या बना होगा तो कौन हुआ होगा, ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। और जब ऋणात्मक हुआ होगा और बीच में क्या आया होगा, अगर इन्हें मान लीजिए यहाँ पे जीरो रख दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारा संख्या आया होगा, और उसको इस तरफ मिरर में देखे होंगे तो ऐसे आया होगा। ध्यान से देखिएगा, 4 5 6 ऐसे बहुत सारा संख्या आया होगा। तो जो संख्या आया होगा तो इसको क्या दे दिया, माइनस में। कुछ भी दे दिया तब माइनस में, किस में दे दिया, एक बार फिर से बोलिए, माइनस में। आराम आराम से बोलते चलिए, समझ में आ जाएगा। तो इसको जो जीरो की क्या बोले, शून्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य। और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। कौन संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। अब जब इसका निर्माण हो गया दोस्तों, अब पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या को बांटने से पहले हम संख्या रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं से हम बांटेंगे और बताएंगे कि जीरो कौन सी संख्या है, जीरो को सम संख्या बोलते हैं या विषम संख्या बोलते हैं, किस तरह से सब बोलता है कि जीरो को सम संख्या बोलते हैं, सम ही क्यों बोलते हैं, विषम क्यों नहीं बोले, वो सब आसानी से समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में समझते हैं। बोलता है ना सर, सॉरी, संख्या रेखा
यानी बोलता है कि वैसी रेखा या वैसी लाइन जिस पर संख्या को निरूपित किया गया हो। क्या निरूपित किया गया हो? संख्या। एक लाइन बना दिए हम और इस पे किसको दर्शा दिए? तो संख्या को दर्शा दिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर क्या हो गया? माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस वाली संख्या। ये हो गया संख्या रेखा। अब देखिए ध्यान से, इस संख्या रेखा पर इस तरफ वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक संख्या। यानी 0 के इस तरफ वाला, यानी पॉजिटिव नंबर इसको बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। 0 के इस तरफ वाली नंबर नेगेटिव नंबर। लेकिन बाबू यहाँ पे 0 क्या होगा? 0 न तो धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक होगा। तो 0 होगा कौन चीज? तो उदासीन होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। यानी ना तो ये प्लस होगा ना माइनस होगा, यानी न्यूट्रल रहेगा। न गाड़ी गियर में रहेगा न रिजर्व में रहेगा, एकदम न्यूट्रल रहेगा। ध्यान से देखिए, तो यहां से पॉइंट निकल के आया कि 0 को ना तो धनात्मक संख्या बोलते हैं, ना तो धनात्मक संख्या बोलते हैं, और न ही ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, और न ही ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। संख्या कहते हैं। यानी 0 को हो गया? उदासीन हो गया। यानी ऐसा ब्रेक लगल है, न इन्ने जाएगा न इन्ने जाएगा, बीचे बीच में खड़ा है। चलो अब बोलता है कि एक चीज ध्यान देखिए, सम संख्या थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो यही से समझा देते हैं कि सम संख्या कहते किसको बाबू? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए या पूरी तरह विभाजित हो, उसे सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या उसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, तो 2 से कटने वाला या 2 से लगने वाला संख्या इसमें कौन कौन है? तो 2 से लगने वाली संख्या यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कितना है? 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 10। यानी कहने का मतलब कि 2 के बाद एक संख्या बीच कर करके वो संख्या आ रही है। पहला कहानी। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जो कौन हो गया? 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए, अब हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं। कौन कौन सम संख्या होगा? यहाँ पे देखिए, ये भी सम संख्या होगा। माइनस वाला ऋणात्मक सम संख्या इसको बोलते हैं, इसको ऋणात्मक सम संख्या बोलेंगे। ऐसे -6 आएगा, इधर ऋणात्मक सम संख्या हो जाएगा। वैसे ऋणात्मक इसको विषम संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक इसको विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन 0 सम में जाएगा या विषम में जाएगा, ये अभी आप डिसाइड करिएगा। अब देखिए, यहां से आया कौन संख्या है? सम संख्या। यहां से यहां आया कौन संख्या है? सम संख्या। अब देखिए, यहां से इधर से आएगा कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। अब हम इधर से लेके आ रहे हैं, यहां से यहां कौन संख्या? सम संख्या। फिर एक छोड़ के कहां पे है? सम संख्या। यानी दोनों तरफ से चल रहे हैं, तो 0 कौन संख्या में आ रहा है? सम संख्या। तो बोलेंगे सर जी बड़ा तेज आप बोल रहे हैं, विषम संख्या में देखिए तो आएगा कि नहीं? तो यहां से आइए, इसको लाइए, तो कितना? 2 एक के गैपिंग पे है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आइए, 1 के गैपिंग पे है। फिर अगर हम 1 के गैपिंग पे आते हैं तो कौन आता है? -1 आता है। 0 आया? नहीं आया। समझ में बात आया? इसीलिए बोलेंगे कि 0 जो है वो सम संख्या है, 0 विषम संख्या नहीं है। यहां से निकल के आया 0 को सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। 0 को सम संख्या कहते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं कि अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या जब शुरू है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखिएगा। और एक होता है गैर धनात्मक पूर्णांक और एक होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन की कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। गैर मतलब न, गैर मतलब न, दूसरा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, तो वैसी पूर्णांक संख्या जो हमेशा धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक हो। तो इसको में धनात्मक कौन है, तो जीरो के इस तरफ वाली संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। जीरो के बोलेंगे नहीं बोलेंगे, का है जीरो ना तो धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। तो कौन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऋणात्मक संख्या तो जीरो के इस तरफ वाला, तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहां तक, माइनस तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको बोलेंगे गैर ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक। अब बोलेगा गैर ऋणात्मक, यानी वैसी संख्या जो ऋणात्मक है ये नहीं है, तो कौन सी हो, धनात्मक टाइप में जाओ। तब बताओ, अब बताओ यहाँ से बाबू, गैर ऋणात्मक जाएगा ना वो जीरो को ले लेगा। कि यहां से देखिएगा ऋणात्मक तो जीरो है नहीं, तो जीरो के तो लेंगे। गैर ऋणात्मक कहने का मतलब जीरो ऋणात्मक है नहीं, पहला कंडीशन। तो इसको कहां से लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत यहां तक। गैर धनात्मक हो गया, गलती हो गई, इसको ऋणात्मक कर लेते हैं, ठीक है, गैर ऋणात्मक, ठीक है। अब बोलेगा गैर धनात्मक, कौन धनात्मक, गैर धनात्मक। बोलता है कि गैर धनात्मक होता क्या है, तो वैसी संख्या जो धनात्मक हो ही नहीं है, कौन सी हो, ऋणात्मक, वो धनात्मक नहीं है। तब बाबू जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो ये वाला एन पट्टी आ गया गैर वाला में, तो कौन सी हो गया इधर से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 कहां तक, माइनस पे इंफिनिटी तक। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो गैर पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी गिनती वाली संख्या है बाबू, कौन वाली संख्या है, गिनती वाली संख्या। इसीलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। ध्यान से देखिएगा, आया। चलिए, अगर बोलेंगे वही गैर ऋणात्मक संख्या को आगे क्या लगल है, जीरो, तो यही जो संख्या है गैर ऋणात्मक संख्या, कौन संख्या कहलाया, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। ध्यान से देखें, यानी कौन संख्या कहलाया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं। यानी जो गैर ऋणात्मक संख्या है कौन संख्या कहलाया, तो पूर्ण संख्या कहलाया। अब ध्यान से देखिए, अब समझ में आया होगा कि धनात्मक संख्या कौन है, ऋणात्मक संख्या कौन है, गैर धनात्मक संख्या कौन है और गैर ऋणात्मक संख्या कौन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम प्राकृत संख्या को बांटने की कोशिश करते हैं। वहीं से हमको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पता चलेगा। उसके बाद यहीं से नंबर लाइन से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं, थोड़ा सा मिटा करके, इसमें थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, जीरो था ना। अब देखिए, अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे, किधर भी, इधर से इस तरफ की ओर जाएंगे, यानी एरो का लाइन इधर रहेगा, तो हम लोग
छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, यानी इस तरफ क्या रहता है छोटा और इस तरफ क्या रहता है बड़ा। अगर हम वही चीज हम इधर से इधर की ओर आएंगे, इधर से इधर की ओर, अगर हम लाइन इधर इधर की तरफ कर दे एरो, तो ये इस तरफ क्या होगा बड़ा और इस तरफ क्या होगा छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंबल वही रहेगा, देखिए एरो का चिन्ह हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में जाएंगे। कौन क्रम में जाएंगे? बढ़ते क्रम में। और इधर से इधर जाएंगे तो कौन सा क्रम में जाएंगे? तो घटते क्रम में जाएंगे। कौन सा क्रम में जाएंगे? तो घटते क्रम में। यानी कहने का मतलब अगर हम इधर से इधर जाएं इधर की ओर तो 5 से क्या है 6 तक कम हो गया। 5 से कहां जाए 4 पे तो क्या हो गया कम हो गया। 4 से कहां गए 3 पे तो कम हो गया। 1 से 2 पे गए तो ज्यादा हो गया। 1 से 0 पे आए कम हो गया। 0 से -1 पे आए तो कम हो गया। यानी यही से पता चलेगा कि -1 बड़ा है कि -2। यानी जो इस तरफ रहेगा, जो किस तरफ रहेगा इस तरफ रहेगा, वो कम होगा। जो इस तरफ होगा जो ज्यादा होगा। अगर हम बोले -4 बड़ा कि -2 बड़ा, तो आप बोलिएगा कि कौन तरफ है? तो कौन इस तरफ है? तो इस तरफ कौन है 4, यानी इधर की ओर जा रहे हैं। और -2 कौन तरफ है? इस तरफ। तो इस तरफ वाला बड़ा होता है और इस तरफ वाला क्या होता है छोटा होता है। यही से पता चला कि -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक आपको कंफ्यूजन होता होगा कि -4 ज्यादा है -4 बड़ा होगा। नहीं, कहानी यही से समझ में आया -4 सॉरी माफ कीजिएगा -4 बड़ा है या -2 बड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो हम आगे बात करते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से देखिए, जो प्राकृत संख्या हुआ वो कौन कौन हुआ? गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते चला गया। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे तक लिखते हैं। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे तक। ठीक है, अब इसमें पहला हुआ एक विषम संख्या। कौन सी संख्या? तो विषम संख्या। दूसरा हुआ सम संख्या। तीसरा हुआ अभाज्य संख्या, जिसपे थोड़ा सा गौर से चर्चा करेंगे, अभाज्य संख्या। और एक चौथा हुआ भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इधर विषम संख्या बोलता है सम संख्या। पहले सम संख्या के बारे में बात करते हैं तो बोलता है वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए या पूरी तरह विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तब ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन कौन 2 से विभाजित होता है उसको हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन 2 से कटता है? यही 2 से कौन कटता है? तो 2 कटता है। ठीक है, एक बार में। फिर 2 दूनी 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, यानी 3 6 कटेगा। फिर 8 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी जो सम संख्या हो गया 2 से विभाज्य होने वाली 2 4 6 8 10 12 14 16। डेफिनेशन इसलिए नहीं दिखा रहा है कि डेफिनेशन पूछता ही नहीं है, बस पूछता है सम संख्या कौन होगा, सम संख्या कौन नहीं होगा। 10 सम संख्या है कि विषम संख्या। अब थोड़ा सा एक चीज पूछेगा, सम संख्या को ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगता है। अगर कोई भी संख्या में अगर हम 2 से गुना कर देंगे, कोई भी संख्या में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। चाहे वो विषम संख्या ही क्यों ना रहे, अभाज्य संख्या ही क्यों ना रहे, अगर हम उसमें हम 2 से गुना कर देना तो कौन सी संख्या बनेगी? तो सम संख्या। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आया 101, इसको में हम 2 से गुना कर देंगे ना, कितना हो जाएगा? 202। 202 कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से विभाज्य होगी। ऐसे भी समझिए
कि दो दो से अगर कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो वो सम संख्या क्यों होगी, क्योंकि वो दो से विभाज्य होने वाली है। यानी दो गुना 101 ही था, इसको हम दो से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा 101 बार में। तो कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। चलिए अब थोड़ी सी समझ में आई, कोई भी संख्या में अगर हम 2 से गुना कर दे तो कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या। यानी 2 में x से गुना करेंगे तो भी सम संख्या, 2 में y से गुना करेंगे तो भी ये सम संख्या। y का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी हो सम संख्या कहलाएगा। माइनस में होगा ऋणात्मक सम संख्या कहलाएगा, प्लस में होगा धनात्मक सम संख्या कहलाएगा। जीरो से भी गुना करेंगे ना तो वो भी कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या। क्योंकि अभी पता है जीरो कौन संख्या है, सम संख्या है। इसमें सम से गुना करिए या विषम से गुना करिए फिर भी क्या आएगा, सम ही संख्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए आइए, विषम संख्या बोलता है कि जो दो से पूरी तरह भाग ना लगे, दो से पूरी तरह विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कोण 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब इसका जो व्यापक रूप होता है यह पता करने का कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इसका तरीका होता है 2m प्लस 1। 2m प्लस 1, किसी भी संख्या को 2 से गुना कर करके एक जोड़ देंगे ना तो कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 में यही 101 से गुना कर रहे थे और उसमें क्या चीज एक जोड़ देंगे तो 2 में 1 से गुना के कितना होगा, 202 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 203। तो कौन सी संख्या कहाँ लाई, तो विषम संख्या। अगर मान लीजिए एक m का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कौन सी संख्या कहलाए, तो विषम संख्या कहलाए। कौन सी संख्या कहलाए, विषम संख्या कहलाए। चलिए अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। बोलता है वैसे एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, अर्थात जिसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और दूसरा कोई संख्या से ना कटे। तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 को, ये 2 1 से कटता है या विभाज्य होता है और सिर्फ 2 से कटता है, कोई संख्या को है नहीं। इसके गुणनखंडों की संख्या है तो 1 होगा या 2 होगा, यानी 1 गुना 2 या 2 गुना 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 ही है। वैसे ही 3 है बाबू, तो 3 भी कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसमें 2 भी कैसे कटता है, सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से, और 1 से बड़ी भी है। 3 1 से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 3 के बाद 5, एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा। 9 इसीलिए नहीं आएगा, जो 9 है बाबू वो 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, इसीलिए यह 9 नहीं होगा। और इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 3 गुण 1 2 3, 1 2 3, गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 3, इसीलिए 9 नहीं होगा। कौन होगा, 11। उसके बाद कितना होगा, 13, 13 के बाद 15, सॉरी 15 नहीं होगा, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगी 19 के बाद 23, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 69, सॉरी 59, 59 के बाद हो गया 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। चलिए ठीक है, ये हुआ 100 तक में। यानी
89 और 97, फिर हो गया 101, फिर 103। चलिए अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अच्छा उससे थोड़ा सा पहले अब भाज्य संख्या को समझा देते हैं, उसके बाद अभाज्य संख्या को थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। ठीक है, बोलते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो बोलता है एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से लग जाए। तो बाबू देखिए, एक से बड़ा कौन हो गया, 2। एक और अपने आप के अलावा कोई संख्या से विभाजित है तो नहीं है, इसीलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर लिख देते हैं। ओड नंबर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर ध्यान से देखिए। तो अब कौन आया, 4। कौन आया, 4। उसके बाद देखिए तो 5 भी नहीं हो, उसके बाद क्या है, 6। 6 के बाद 8, 8 के बाद कितना है, 9, उसके बाद 10। यानी जो संख्या लिख रहे हैं वो एक से बड़ी संख्या है और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से करता है। जैसे समझ लीजिए कि जो 4 है 1 से भी करता है, विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य होता है और 4 से विभाज्य होता है। यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है। तो हाँ, 2 से विभाजित हो रही है। वैसे देखिए 9 को देखिए, 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। एक और अपने आप के अलावा किससे विभाजित है, 3 से। इसी प्रकार से 8 को देखिए, 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से है। एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है, इसीलिए ये कौन सी संख्या हो गई, तो भाज्य संख्या हो गई। चलिए अब यहां पे देखिए भाज्य संख्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। यहां तक उतार लीजिए, ठीक है, हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन दे देगा कि 1 से लेकर के, चाहे 0 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी सम संख्या होगी। 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी सम संख्या होगी और कुल कितनी विषम संख्या होगी। जो ऐसे निकालने के लिए होता है वो फार्मूला होता है सम के लिए। अगर यहाँ पे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इसके यहाँ पे अगर ऐसे हो गए तो सम या विषम निकालने के लिए फार्मूला होगा, यहाँ पे कौन सी संख्या देखिए तो सम संख्या है, तो सम या विषम संख्या कुल कितनी होगी निकालने के लिए n/2 का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब, n कहने का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है, 50। तो 50/2 यानी काटेंगे तो कितना होगा, 25। यानी 25 इसमें सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या होगी। अगर यहाँ पे दे दे 1 से लेकर के 49 तक में कुल कितनी सम संख्या है और कुल कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पे सम संख्या निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखो विषम संख्या रहेगा बाबू, अंतिम पद इसको बोलते हैं, अंतिम पद यहाँ पे विषम संख्या होगी, तो सम संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में से 1 कम करके 2 से भाग कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अंतिम पद में से 1 कम, यानी 49 में से 1 कम बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 48 बटा कितना हो जाएगा, 2। काटेंगे तो कितने बार में काटेगा, 24 बार में। यानी 24 क्या होगी, तो यहाँ पे सम संख्या होगी। अब विषम संख्या निकालने के लिए क्या होगा, इसमें इसका होगा अंतिम पद में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। यानी कहने का मतलब अंतिम पद कितना है, 49 + 1/2, यानी 50 बटा कितना हो गया, 2। काटेंगे तो कितने बार में काटा, 25 बार में। यानी कहने का मतलब
1 से लेकर के 49 तक में 24 सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या। तब ना जोड़ेंगे, 24 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49, यानी टोटल संख्या कितनी होगी 49 होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में बात आया? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 15 अभाज्य संख्या होगी। कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 15 अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बोलेगा दूसरा क्वेश्चन कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 25 अभाज्य संख्या होगी। कितनी अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या होगी। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि 50 से 100 तक में, कहां से? 50 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 25 में से 15 घटा देंगे, कितना होगा? तो 10, यानी टोटल 10 अभाज्य संख्या होगी 50 से 100 तक में। यहां तक क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन चौथा क्या पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो सम अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 को कहते हैं। ठीक है, 2 के बाद जितनी भी संख्या है वो विषम संख्या है और उसको विषम अभाज्य ही बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा और बोल देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी? अब बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी? तो 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले 2, का कि एक है, छोटा बोल चाहे बड़ा एक ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के भेद में। आपको एक पढ़ना है, अभाज्य संख्या के भेद में आपको एक पढ़ना है सअभाज्य संख्या। इसके बारे में बात करते हैं। सअभाज्य संख्या होता क्या है? तो बोलता वैसी अभाज्य संख्या जिसका HCF, सअभाज्य संख्या बोलता है कि वैसी अभाज्य संख्या जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। HCF कहने का मतलब बस 1 होता है, उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। अब थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उससे छोटा भाज्य संख्या नहीं होगी और ये भी सम संख्या में होती है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे छोटी, बड़ी कहीं भी हो सकती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सॉरी
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी? तो कौन होगी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या? तो 9 होगी। इससे छोटा विषम भाज्य संख्या नहीं होती है। चलिए आपसे पूछ देगा थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि 2 होगी, 0 नहीं बोलिएगा, ठीक है, माइनस हो नहीं, यहाँ पे 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या छोटी पूर्ण संख्या 0। चलिए यहां तक हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0 है। चलिए अब हम आइए दोस्तों अब बात करते हैं एक संख्या पूर्णांक संख्या के बाद बनी थी, कौन संख्या? भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या कहते किसको हैं? तो बोलता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो अंश बटा, कौन बटा? अंश बटा हर के रूप में रहती है। तो अंश कहने ब्रैकेट में लिख दीजिए p बटा q के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? q के रूप में। के रूप में रहती है। जहां जो हर होता है, हर यानी कहने का मतलब q एक पूर्णांक संख्या होती है। कौन संख्या होती है? जहां अंश तथा हर एक पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? तो पूर्णांक संख्या होती है। तथा जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। बोलता है भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में यानी p बटा q के रूप में रहे, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जहां अंश तथा हर एक पूर्णांक संख्या होती है तथा हर कभी भी 0 नहीं होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आपको बतला चुके हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में 3 बटा 4, 6 बटा 8, -9 बटा 2, 0 बटा 1 या मान लेते हैं 4, 0 बटा -3 ऐसे रह सकती है। ये सब क्या है? भिन्न संख्या है। कौन संख्या है? भिन्न संख्या है। अब बात करते हैं दशमलव संख्या। दशमलव वाली संख्या को हम लोग क्या समझते हैं कि वैसी संख्या जिसका जो हर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है। क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता है। उसी को हम लोग दशमलव वाली संख्या होते हैं। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख ऐसे कर करके
बढ़ते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव वाली संख्या। ऐसे सीधे समझिए, दशमलव वाली संख्या किसी संख्या में पॉइंट दे करके दिखाया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ना, हम इसको डिफिनेशन से अच्छा समझ लीजिएगा। ऐसे 4.346, यहाँ पे जो पॉइंट दिए है ना, यही दशमलव है। क्या है? दशमलव। इसी को बोलते हैं दशमलव वाली संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? दशमलव वाली संख्या दशमलव के बाद तक जाती है, 3 अंक तक कट, मतलब 3 अंक 4 अंक तक कहीं पे जाके कट जाएगी, यानी पूरी तरह विभाज्य बन जाती है, सॉरी विभाजित हो जाती है। कभी कभी क्या होगी ना, एक दशमलव वाली संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी। क्या होगी? बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अब क्या होगी, कोई संख्या ऐसा भी होगी ना कि दशमलव बाद कभी रिपीटेड नहीं होगी, इस टाइप के बढ़ते चल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। जो दशमलव वाली संख्या है, जो दशमलव वाली संख्या को हम लोग कितने भाग में बांटे? तो 3 भाग में बांटे। यानी दशमलव वाली संख्या समझ में आया कि इसको बोलते हैं दशमलव, यही हो जाएगी दशमलव वाली संख्या। और जो दशमलव वाली संख्या होगी, एक होगी कि दशमलव के अंक, दशमलव कोई अंक तक जाकर के विभाजित हो जाए, फिक्स हो जाती है, उसके बाद भाग नहीं लगेगी। दूसरा होती है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट आना शुरू हो जाए। तीसरा कंडीशन होगा दशमलव वाले में कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी और नहीं कहीं पे कटेगी, ठीक है। दशमलव के इसी तीनों के आधार पे इसको बोले दशमलव के 3 भाग बांटा। दशमलव के कितने भाग में बांट दिए हम लोग? 3 भाग में। जो दशमलव के बाद कहीं पर जाके विभाज्य हो जाती है कितने अंक के बाद, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। कौन दशमलव? शांत दशमलव। जो शांत दशमलव होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा होता है एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कहने का मतलब रेकरिंग डेसिमल या रेकरिंग नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक ही कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है तो बोलते हैं अशांत दशमलव या अशांत संख्या, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। कौन बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, अब यहां तक आप लोग को कुछ कुछ समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों संख्या को मिला करके, ये दोनों संख्या को मिला करके, मिलाया किसको किसको? तो अब देखो, पुनरावृत्ति संख्या को लिखने का एक तरीका है। जिस संख्या बार बार रिपीट होती है ना, उस पे एक बार दिया जाता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग। कौन संख्या बार बार रिपीट हो रही है? तो 3 कौन सी हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं रेकरिंग नंबर या रेकरिंग। इसको बोलते हैं रेकरिंग या बार, यानी 3 बार बार है, यानी 3 बार बार आ रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब इसको में ये दोनों संख्या को मिलाकर, इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? ये वाली संख्या को छोड़ करके ये दोनों और इसको दशमलव संख्या को मिला करके बनाया गया कौन संख्या? तो परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो अभी बताए बाबू कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे, जो p बटा q के रूप में रहे। उसे क्या बोलेंगे? तो परिमेय संख्या बोलेंगे, जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या होगी और q का मान 0 नहीं होगा। यही होगा कौन संख्या? पूर्णांक, सॉरी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अब बात हुआ कि परिमेय संख्या क्या होगा? 3/2, 5/7, 11/17, -3/2, 0/3 परिमेय संख्या होगा। √7/3, सॉरी √4/3
3 परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2/3 कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब बोलता है अपरिमेय संख्या। अब दूसरा परिमेय के उल्टा का होगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो बोलता है बाबू कि वैसी संख्या, पहला कंडीशन इसमें बहुत सारा विपरीतता है जो p/q के रूप में नहीं रहता, लेकिन p/q के रूप में रहता है अपरिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए आगे एग्जाम्पल में, वैसी संख्या जो रूट वाली होती है, क्या वाली रहती है? रूट के अंदर रहती है, यानी रूट के अंदर रहती है, इसके अंदर रहेगी, अंदर रहती है, और जिसका पूरा वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। दूसरा कंडीशन है, बोलेगा कि बटा में रहेगा, तो हाँ p/q के रूप में रहेगा, के रूप में रहेगा। कौन वाला रहेगा? तो रूट वाली संख्या। कौन वाली? रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले, जिसका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो, ना निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे? और यहाँ पे जानते हैं q का मान कुछ होगा? 0 नहीं होगा, ये तो जान भी करते हैं। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तीसरा जो होगा ना बाबू, इसमें दशमलव वाली भी संख्या होगी। कौन वाली संख्या? दशमलव वाली संख्या। वैसी संख्या बोलते हैं अशांत दशमलव वाली संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं, अशांत दशमलव वाली संख्या होगी। अशांत दशमलव वाली संख्या भी कौन संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या। अशांत दशमलव वाली संख्या कौन परिमेय संख्या होगी? संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी अशांत दशमलव वाली संख्या कौन संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे पहला तो p/q के रूप में हो गया। दूसरा भी देख लीजिए, जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, पूर्ण वर्ग निकलता हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा होगा, तीसरा दशमलव वाला में शांत दशमलव, शांत और पूर्णावृत्ति वाला, शांत और पूर्णावृत्ति वाली संख्या भी कौन होगी? तो परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे कुछ पॉइंट है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट रोकते हैं, उतार लीजिए। आइए दोस्तों, बात कर रहे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के कुछ पॉइंट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। बोलता है सर कि परिमेय संख्या यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी मान लीजिए कि हम बोले परिमेय संख्या 1 भी है और 2 भी है। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में कितनी संख्या होगी? कोई बोलेगा सर कि 1.5 होगा, मान लेते हैं। कोई बोलेगा 1.05 होगा, ये भी हो सकता है। कोई बोलेगा 1.005 होगा, कोई बोलेगा 1.000 इनफाइनाइट बार 0 और बाद 5 होगा। समझ में बात आ रहा? कितनी संख्या हो गई? इसकी अनडिफाइन है, सॉरी अनंत है। क्या है? अनंत है। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी यहां से आया कि 2 परिमेय संख्या के बीच में, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत
परिमेय संख्या होती है। चलिए यहां से पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। बोलता है सर कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तथा 22/7 को यानी 22/7 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। 22/7 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी 22/7 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परिमेय संख्या। 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अगला पॉइंट आया सर, बोलेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे यानी योग करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे यानी अंतर निकालेंगे, प्लस यानी योगफल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे यानी योगफल निकालेंगे, माइनस यानी घटाएंगे यानी अंतर निकालेंगे, या गुणा करेंगे यानी गुणनफल निकालेंगे, या फिर बोल रहा है भाग देंगे यानी भागफल निकालेंगे। तो हमेशा कौन सी संख्या निकलेगी, तो ये सब करेंगे ना, परिमेय और अपरिमेय, एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। सर कौन सी संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्या है और √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर इसको हम जोड़ेंगे ना तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अगर हम यही 3 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे यानी अंतर निकालेंगे, तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अगर हम यही 3 और 2 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको, अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम यही 3 और ये 2 को भाग कर देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक सर। अब नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या जो होता है सर, जो वास्तविक संख्या जो संख्या बना है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से वास्तविक संख्या बना है। वास्तविक संख्या कैसे बना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम मिला देंगे ना तो कौन सी संख्या के निर्माण होगा, तो वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग कौन सी नाम से जानते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित परिमेय लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं सम्मिलित, सम्मिलित यानी पूरी तरह से मिलाया हुआ। सम्मिलित परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। कौन सी संख्या, तो वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब सर 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, -√2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, √4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √8 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में बात आ रही है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है।
परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित मिलाने से, सही तरीका से मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो वास्तविक संख्या का। 1870 में जर्मनी के दो गणितज्ञ थे, कैटर और डेडकिंड थे। वो अलग अलग विधियों से परिमेय और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करके, दर्शा करके बतलाए थे कि ये वास्तविक संख्या है। यानी दूसरा भाषा में वास्तविक संख्या को बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बोलता है वास्तविक संख्या को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या और एक धनात्मक वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बोलता है कि वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया? वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या और दूसरा धनात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या यानी जिसमें माइनस लगा रहे, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा रहे, उसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें प्लस चिन्ह लगा रहे उसे धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी वास्तविक संख्या जिसमें धनात्मक चिन्ह लगा रहे उसे धनात्मक वास्तविक संख्या, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा रहे उसे ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के बारे में। बोलता क्या है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या बोलता है कि जिसका जो वर्ग होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोलता है वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -6, ये सब कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं, अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या को मिला करके क्या निर्माण। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में। बंधु, दोस्तों, मित्रों, देखिए इधर सम्मिश्र संख्या होता क्या है? तो बोलता है कि जो संख्या का निर्माण या जिस संख्या का निर्माण, सबसे अच्छा जिस लिख देते हैं, सबसे अच्छा, जिस संख्या का निर्माण वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिलाने से होता है। वास्तविक और काल्पनिक या अवास्तविक संख्या को मिलाने पर होता है। अवास्तविक संख्या को मिलाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं, मान लीजिए कि 2 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या, और -2 क्या है? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ये दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए, तो कौन सी संख्या का निर्माण हो गया? सम्मिश्र संख्या का। अगर मान लीजिए कि 5 वास्तविक संख्या है और -8 काल्पनिक या अवास्तविक संख्या है, ये दोनों को मिला देने से किसका निर्माण हो गया? सम्मिश्र संख्या का। चलिए, यहाँ तक
इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।